प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। प्यारे बच्चों, हमने एक कहानी स्टार्ट की थी और वो कहानी थी हमारी सोल्यूबिलिटी की। और सोल्यूबिलिटी के अंदर हमने जो किया था वो किया था फैक्टर, कि कौन कौन से फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में 3 फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, जिसमें से 2 हमने कर लिए थे। पहला फैक्टर हमने किया था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, या यूँ कह सकते हैं नेचर ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस करने लग रहे हैं वो करने लग रहे हैं गैस इन लिक्विड। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या नेचर ऑफ गैस। और सेकंड फैक्टर हमने किया था प्यारे बच्चों, वो किया था टेम्परेचर। और आज थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार जो हमारा फैक्टर है वो रहेगा प्रेशर। क्योंकि जहाँ पे गैस का जिक्र हो वहाँ पे प्रेशर का जिक्र ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आज हम करेंगे प्रेशर, वो फैक्टर जो अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को। तो प्यारे बच्चों, आइए हमारे साथ और हमारा जो कहानी, हमारा जो सिलसिला पढ़ने का पढ़ाने का शुरू करते हैं प्रेशर से। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो फैक्टर रहेगा प्रेशर। प्रेशर जो अफेक्ट करता है वो आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है और उसके सरफेस पे हमने क्या डाल दिया, गैस डाल दी। ये गैस के कुछ एक मॉलिक्यूल्स हमने लिए इसके अंदर, और यहां पे हमने पिस्टन्स लगाया। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि जैसे प्रेशर डालेंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है लिक्विड के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो जितने भी सोडा वाटर है, जितने भी हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जैसे हम बात करें थम्स अप वगैरह है, कोका कोला वगैरह है, पेप्सी वगैरह है, मिरिंडा वगैरह है, तो उसमें से जैसे आप उसको ओपन करते हो तो ओपन करोगे तो एक आवाज आएगी फिज। इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ CO2 को उसके अंदर मिक्स किया गया है। जैसे आपने उसके अंदर से प्रेशर हटाया तो एक साउंड क्रिएट हुई, जिससे क्या होगा, CO2 डिजोल्व थी वो बाहर निकल जाएगी बबल की फॉर्म में। तो कहने का मतलब जैसे हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से बन जाएगा। जैसे हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर जब हमने लिया लिक्विड, जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं प्यारे बच्चों तो यहां पे इसके जो कुछ एक पार्टिकल्स हो क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, यानी कि यहां पे डिजोल्व हो जाएंगे इसके अंदर आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर। आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, ये हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके प्यारे बच्चों, सोल्यूबिलिटी के। किसका, सोल्यूबिलिटी का। एक्चुअल में जो प्रेशर जितना ज्यादा होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतनी ही ज्यादा होगी। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतनी ही ज्यादा होगी जितना हमारा प्रेशर होगा। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। अब एक बात कर लेते हैं हम यहां पे, आपको पता सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो गैस डिजोल्व है लिक्विड के अंदर, गैस डिजोल्व है लिक्विड के अंदर, कहने का मतलब कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन शो करेगा भाई, कितनी अमाउंट गैस की कितने सोलवेंट के अंदर डिजोल्व है, कितनी क्वांटिटी जो गैस की कितने सोलवेंट के अंदर डिजोल्व है, तो कंसंट्रेशन होगा। अब कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स हमारे पास है, एक होती है मोलैलिटी, एक होती है मोलैरिटी, एक होती है स्ट्रेंथ, और एक जो होती है मोल फ्रैक्शंस। अब मोल फ्रैक्शंस की यहां पे बात की होगी
जिसने भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्चुअल में सबसे ज्यादा पहले जो एक्सप्लेन करता है हेनरीज के बारे में डिस्कस करता है कि हम ना इस कंसंट्रेशंस को किससे एक्सप्रेस करें, मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस करें। उसका पीछे कारण यह होगा इसके अंदर कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिसॉल्विंग नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन हम यही करके आए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ले लिया हमने जो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया। तो इसलिए हम अपनी कंसंट्रेशन या अपनी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस कर सकते हो वो मोल फ्रैक्शंस में कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं लिखूं तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसंट्रेशंस का। और कंसंट्रेशंस हमने क्या ले ली प्यारे बच्चों, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। XG भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, XG हमने क्या लिया है, XG जो लिया हमने मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस लिया हमने। क्या लिया प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस लिया है हमने XG। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आप एक मैथमेटिकली टर्म करके आए हो कि मैथमेटिकली टर्म में क्या होता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हम एक सिंबल लेते हैं इसके अंदर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो P होगा वो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया गया KHXG। कहने का मतलब सबसे पहले जो ये एक्सप्रेशंस दी गई वो किसके द्वारा दी गई इसके अंदर, एनरी के द्वारा। और उसी से क्या काउंट हुआ इसके अंदर, एनरीज लॉ। उसी से क्या हुआ प्यारे बच्चों, एनरीज लॉ डिस्कवर हुआ इसके अंदर। मींस यहां पे सबसे पहले जो स्टडी की प्रेशर की और सॉल्युबिलिटी की वो एनरी ने की, और इसीलिए हम इस यहां से क्या जनरेट हुआ, एनरीज लॉ। तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जो कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। कंसंट्रेशंस की एक टर्म यहाँ पे ली होगी, वो क्या लिया होगा, मोल फ्रैक्शंस लिया होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों, KH, जिसको हम एनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनरीज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एनरीज कांस्टेंट। एक बात मैं आपको यहीं पे रिमाइंड करवा देता हूं, कई बार जो क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनरी कांस्टेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनरी कांस्टेंट। तो मैं अगर इस XG को इस साइड लेके जाऊं तो P/XG हो जाएगा, और XG मींस मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर। या आप ये कह सकते हो कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या रहेगी, एटमॉस्फेयर। या आप ये कह सकते हो कि इसकी जो यूनिट क्या रहेगी इसके अंदर, पास्कल। या आप ये कह सकते हो कि इसकी यूनिट क्या रहेगी, टॉर। या फिर आप क्या कह सकते हो इसकी यूनिट क्या रहेगी, बार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि यूनिट ऑफ KH कई बार क्वेश्चन पुट अप होता है, अच्छे से नोट कर लेंगे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे प्यारे बच्चों, आपको लिखते लिखते ही याद होगा। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन पुट होता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH। KH मीन्स एनरीज कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ KH, क्योंकि XG को इस साइड लेके जाएंगे। XG मीन्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शंस की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि मोल पर ग्राम होता है नंबर ऑफ मोल, और नीचे भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, यानी कि वो भी क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे KH की जो यूनिट होती है वो प्रेशर की यूनिट के बराबर होती है। अब यहां से जो एनरीज लॉ है ना, बड़ा आसान, बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, यहां से समझ में आएगा जैसे हमने इसको ड्राइव किया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैं इसको अब डिफाइन कर देता हूं। एक्चुअल में एनरीज लॉ है क्या, द पार्शियल प्रेशर। देखो हमने यहां पे क्या किया, पार्शियल प्रेशर, या इसको डिफाइन करेंगे इस इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, एनरीज इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनरीज इक्वेशंस। तो इसको नोट करेंगे डेफिनेशंस को, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस
ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the mole fraction of gas in a liquid. That's the Emery's law. देखो प्यारे बच्चों, पार्शियल प्रेशर, ध्यान से सुनना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, या हम ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस। मैं यहां पे थोड़ा सा करेक्शंस कर देता हूं, यहां पे द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस on the surface of liquid, the partial pressure applied by any gas on the surface of liquid, यानी कि कोई भी गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर हमारे जो कोका कोला या थम्स अप में हम जो यूज करते हैं CO2, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्चुअल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। कहने का मतलब कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है उतना ही ज्यादा होगा जितना इसके अंदर मोल फ्रैक्शन गैस का होगा लिक्विड के अंदर। तो बड़ा सिंपल सी चीजें हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का जो अप्लाई किया गया है सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन है हमारा गैस का लिक्विड के अंदर। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, कई बच्चे इसको कर नहीं पाते, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से नोट कर ले, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इन लिक्विड। कहने का मतलब जितना प्रेशर ऊपर अप्लाई होगा पार्शियल प्रेशर, एक्चुअल में डायरेक्ट डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि इसके अंदर मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इन लिक्विड है कितना। जितना ज्यादा प्रेशर होगा अप्लाई उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इन लिक्विड होगा। अरे नेचुरल सी बात है भाई, ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो नेचुरल सी बात है इसके अंदर गैस ज्यादा डिजोल्व होगी, तो मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू ज्यादा होगी। बड़ी सिंपल परिभाषा में मैंने बता दिया कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनरीज लॉ। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एनरीज लॉ। अब एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, कि रिलेशंस देखते हैं यहाँ पे। तो रिलेशंस अगर मैं यहाँ पे ये करूं, हमने किया अभी P = KH × XG। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रख लेता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैंने कांस्टेंट रख लिया तो यहां पे क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रख लिया हमने, चेंज ही नहीं किया। तो यहां पे जो हम देखें XG और यहां पे कांस्टेंट रख लिया तो क्या होगा, किसके रिलेशन शो करेगा, KH के साथ में। यानी कि यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रख लिया हमने और यहां पे जो नोट किया हमने कि KH जो होता है वो इनवर्सली डिपेंड होता है XG पे। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं इसके अंदर, इफ the value of KH increases, then solubility decreases। प्यारे बच्चों, मैंने प्रेशर को क्या ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। XG को मैं इस साइड लेके आता हूं, XG आप यहां पे क्या कह सकते हो, सोल्यूबिलिटी कह सकते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं प्यारे बच्चों, सोल्यूबिलिटी। XG को मैं क्या कह सकता हूं, सोल्यूबिलिटी। तो इनकी KH की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, डिक्रीज होगी। अब हमने एक पॉइंट और नोट किया था, हमने टेम्परेचर के साथ में भी रिलेशंस की थी। टेम्परेचर में हमने क्या किया था
कि अगर प्यारे बच्चों टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं देन क्या होगा, सोल्यूबिलिटी उस टाइम भी क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। सोल्यूबिलिटी उस टाइम भी क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। हमने लास्ट टाइम इसमें जो फैक्टर किया था वो टेम्परेचर का ही किया था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उस टाइम सोल्यूबिलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, डिक्रीज होती थी। या इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हेंस यहां पे हम कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, हेंस जो रिलेशन है वो ये हुआ कि KH डायरेक्ट डिपेंड्स टू द टेम्परेचर, डायरेक्ट डिपेंड टू द टेम्परेचर। किससे डायरेक्ट डिपेंड करेगा ये, टेम्परेचर से। कहने का मतलब प्यारे बच्चों टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसके KH की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर डायरेक्ट डिपेंड्स टू द KH, वैल्यू ऑफ KH। अब हमारी जो एनसीईआरटी बुक में जाएंगे वहां पे एक टेबल दी हुई है अलग अलग गैस के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे दी गई है वहां पे, कि जैसे अमोनिया की दी गई इस टेम्परेचर पे, उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी KH की वैल्यू ये हो जाती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या मिलेगी, इंक्रीज्ड मिलेगी। हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पे। एक्चुअल में हमने इक्वेशंस की अभी ये वाली जो इक्वेशंस है मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं, ये इक्वेशंस हमने की, इसी इक्वेशंस को मैं यहां नोट कर देता हूं यहाँ पे प्यारे बच्चों। ये मैंने कर दिया P इज इक्वल टू KH XG। XG का मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी मैंने नोट करवाया हुआ है। XG का मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस। एक्चुअली में हमारी एक लीनियर इक्वेशंस होती है मैथमेटिकली टर्म्स, जिसको हम किससे शो कर सकते हैं, आल्सो शोज ए लीनियर इक्वेशंस, जो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू mx। कहने का मतलब P इज इक्वल टू KH और यहां पे क्या हो जाएगा XG। अगर ग्राफिकल एक लीनियर इक्वेशन शो करें तो इसके अंदर जो ग्राफ आएगा, जो कहां से ओरिजिन्स होगा, इसके अंदर ओरिजिन्स होगा, लीनियर इक्वेशन शो करेगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेंगे, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे प्यारे बच्चों, वो लेंगे XG कह सकते हैं हम यहाँ पे, या यूं कहें सोल्यूबिलिटी। क्या लेंगे इसके अंदर, सोल्यूबिलिटी या मोल फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो उस टाइम जो देखेंगे इसका जो ग्राफ होगा वो कहां से ओरिजिन होगा, इसके अंदर बेस से या ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एक लीनियर इक्वेशंस देगा, और यहाँ पे जो स्लोप बनेगा, स्लोप विच इज इक्वल टू KH। स्लोप किसके बराबर होगा, KH के। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, तो आपने ये करना है विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx। y एक्सिस पे प्रेशर होगा, x एक्सिस के ऊपर सोल्यूबिलिटी, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस, और m जो रहेगा या स्लोप रहेगा इसके अंदर, वो किसके बराबर रहेगा, KH के बराबर रहेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा क्या था, हेनरी लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसके अंदर, तो आप इसको करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्यारे बच्चों अपने साथियों को शेयर करेंगे और इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। तो नेक्स्ट इसी की एक छोटा सा पॉइंट और करवा देते हैं, वो क्या रहेगा, एप्लीकेशन, कि सही मायनों में हमारा अप्लाई कहां होता है। मैं यहां डाल देता हूं प्यारे बच्चों, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कि सही मायनों में इसको अप्लाई कहां किया जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों बात करते हैं, एक्वाटिक लाइफ जो होती है। मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों इसके अंदर पहले कि जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ बेटर सर्वाइव इन कोल्ड वाटर। हमने पीछे यहां पे भी किया था प्यारे बच्चों,
हमने यहाँ पे किया था इसके अंदर कि जो KH वैल्यू है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर पानी का बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो वहां पे एक्चुअल में कम क्वांटिटी होगी ऑक्सीजन की, और वहां पे जो एक्वाटिक लाइफ है जैसे फिशेज वगैरह है, तो वहां पे फिशेज क्या नहीं कर पाएगी, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर आपको मछलियां पकड़नी है तो आप कहां जाओगे, जहां पे कोल्ड वाटर होगा या जहां पे छांव होगी, तो वहां पे आप अच्छे से मछलियां पकड़ सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा फिशेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो है, वाटर कोल्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी, और ऑक्सीजन अगर ज्यादा डिजोल्व होगी तो वहां पे वो क्या करेंगे, बेटर सर्वाइव करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसलिए मैं यहां पे रिलेशंस लिखवा देता हूं इसके अंदर कि जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है बेटर सर्वाइव करती है कोल्ड वाटर के अंदर। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे किया था प्यारे बच्चों कि जो टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर वो एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्यूबिलिटी के। और यहाँ पे जो हम सोल्यूबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं। तो ये आप इसके अंदर करेंगे। दूसरा जो पॉइंट रहेगा प्यारे बच्चों, जो एप्लीकेशन, अगर दूसरे जो हम बात करें वो क्या रहेगा, वो जो हमारे पास रहेगा कि जो हमारे जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है प्यारे बच्चों, जैसे हम बात कर रहे थे थम्स अप है, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखना चाहूंगा इसके अंदर, जितने भी कोल्ड ड्रिंक कह सकते हैं हम यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक्स कह सकते हो आप, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स डिजोल्व्ड CO2 विद हाई प्रेशर, यानी कि जितने भी हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जैसे थम्स अप है और कोका कोला है, पेप्सी है, मिरिंडा वगैरह है, तो सभी के सभी क्या करते हैं, CO2 को डिजोल्व करते हैं। और CO2 डिजोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ में इसको डिजोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा इसके अंदर, नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशंस रहेगा प्यारे बच्चों, जो ब्रीथिंग टैंक्स है, ब्रीथिंग टैंक्स फॉर स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स are filled by air diluted with helium। देखो मैं प्यारे बच्चों आपको बता देता हूं कि जो ब्रीथिंग टैंक होते हैं किसके लिए, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, एक्चुअली में उनका जो ब्रीथिंग टैंक होता है उसको फिलअप किससे किया जाता है, उसको फिलअप किया जाता है एयर से। और जो एयर फिलअप की जाती है वो डाइल्यूटेड होती है किससे, हीलियम से। मैं एक्चुअली में पहले बता देता हूं प्यारे बच्चों कि नेचुरल जो एयर होती है हमारे पास, नेचुरल एयर में क्या होता है, लगभग 21% जो होती है ऑक्सीजन होती है, और लगभग जो होती है 78% जो होती है नाइट्रोजन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये नेचुरल एयर डाल दी जाए सिलेंडर के अंदर, तो जैसे ही गोताखोर नीचे जाएगा तो जैसे जैसे नीचे जाएगा प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीजन तो डिजोल्व होगी ब्लड में, साथ में क्या होगी, नाइट्रोजन भी हाई प्रेशर की वजह से हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। साथ में क्या होगी, हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन भी डिजोल्व हो जाएगी। जैसे ही हमारा स्कूबा डाइवर्स ऊपर आएंगे तो ऊपर आने से फिर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से ये जो गैस डिजोल्व फॉर्म में थी ब्लड में वो क्या हो जाएगी, अनडिजोल्व होगी, और जिससे प्रेशर जो ब्लड का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो होगा एक सिकनेस आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर इसको हम बोलेंगे डिकम्प्रेशन सिकनेस।
यानी कि डीकम्प्रेशन सिकनेस जो बोलते हैं इसके अंदर। मैं दोबारा बता देता हूं प्यारे बच्चों कि जैसे ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी हमारे टिश्यूज के अंदर डिजोल्व होगी, टिश्यूज के अंदर डिजोल्व होगी, जो कि हमारे यूटिलाइज करेगी टिश्यू ऑक्सीजन को। तो बट जो N2 जो है वो क्या होती है, इनर्ट होती है, ब्लड के अंदर डिजोल्व होगी हाई प्रेशर की वजह से। जैसे नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे तो वो वापस अनडिजोल्व होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो ब्लड का है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और जिसकी वजह से डीकम्प्रेशन सिकनेस होगी। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, ब्रीथिंग टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर्स है उसके अंदर एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम डाला गया, जिसके अंदर क्या डाला गया, जिसके अंदर डाला जाता है हीलियम, जो कि कितना होता है 11.7% तो हमारा हीलियम डाला जाता है। जो ऑक्सीजन से डाली जाती है प्यारे बच्चों वो डाली जाती है 32.2% डाली जाती है, और जो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन से डाली जाती है वो लगभग कितनी डाली जाती है इसके अंदर, वो जो डाली जाती है प्यारे बच्चों वो रहेगी इसके अंदर 56, 100% बना देंगे इसको, यानी कि हमारे पास जो हो जाएगी 56.1%। वो हमने क्या डाल दिया इसके अंदर प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन से डाल दिया हीलियम, ताकि इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, किसको, डीकम्प्रेशन सिकनेस को। तो इसको नोट कर देता हूं मैं यहां पे कि इसके लिए हमने हीलियम इस गैस के अंदर डाल दिया। तो इसके लिए लिखेंगे यहां पे इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द decompression सिकनेस। पहले बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लेना है। डीकम्प्रेशन सिकनेस को अवॉइड करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए स्कूबा डाइवर्स के टैंक में हीलियम डाला जाता है, ताकि उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्या रहेगी, एप्लीकेशंस ऑफ एनरिच लॉ होगी हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ एनरिच लॉ रहेगी इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे प्यारे बच्चों वो करेंगे लिमिटेशंस। वो क्या करेंगे इसके अंदर, लिमिटेशंस। तो इसको नोट कर ले, तो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको यहीं पे नोट करवा देता हूं, लिमिटेशंस। ये आप लिमिटेशंस करेंगे। लिमिटेशंस क्या रहेगी, लिमिटेशंस ऑफ एनरीज लॉ। तो प्यारे बच्चों लिमिटेशंस क्या रहेगी इसके अंदर, एक्चुअल में एनरी लॉ की हम बात कर रहे हैं। एनरी लॉ में क्या किया था इसके अंदर कि टेम्परेचर जितना कम होगा गैस उतनी ज्यादा डिजोल्व होगी। तो यहां पे जो सबसे पहली लिमिटेशंस क्या है इसके अंदर, the temperature should not be too low। यानी कि अगर आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया टेम्परेचर को तो ये अपना जो आइडियल बिहेवियर है उससे डेविएट हो जाएगी। कहने का मतलब जो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है वो आइडियल्स गैस के ऊपर एप्लीकेबल है, और आपने बहुत कम टेम्परेचर कर दिया तो ये अपना आइडियल जो नेचर है वो खो देती है, डेविएशंस हो जाएगा उसके अंदर। तो उस टाइम पे क्या है इसके अंदर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, यानी कि वहां तो ये चाहिए था हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जितना कम करेंगे गैस उतनी ज्यादा डिजोल्व होगी, बट इतना भी कम ना करे कि उसका आइडियल नेचर ही खत्म हो जाए। तो इसलिए एक तो लिमिटेशंस ये कि ज्यादा कम नहीं कर सकते। दूसरा जो इसकी लिमिटेशंस है, द प्रेशर शुड नॉट बी टू लार्ज। होना क्या चाहिए था, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे ज्यादा गैस डिजोल्व होगी, बट इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसका आइडियल नेचर जो है वो डेविएट हो जाए। तो इसलिए प्रेशर भी इसका क्या नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे। और तीसरी जो लिमिटेशंस रखेंगे प्यारे बच्चों, द गैस शुड नॉट combined chemically with solvent।
यानी कि जो हमारी गैस है वो सोलवेंट के साथ केमिकली कंबाइंड नहीं होनी चाहिए, केमिकली सोलवेंट के साथ रिएक्शंस नहीं करनी चाहिए। अगर केमिकली रिएक्ट कर जाएगी तो हो सकता है गैस गैस ही ना रहे। तो इसलिए क्या देखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल कि अमोनिया गैस है, मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, अमोनिया गैस है, अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या बना देती है, इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो कि गैसियस नेचर की नहीं होती। तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इतना भी कम ना हो कि गैस जो है अपना आइडियल नेचर खो दे, प्रेशर भी इतना ज्यादा हाई ना हो कि वो अपना आइडियल नेचर खो दे, आइडियल डेविएशन हो जाए और गैस जो है केमिकली रिएक्ट ना कर पाए किसके साथ में, हमारे वाटर के साथ में, या यूं कहे किसी भी सोलवेंट लिक्विड के साथ में, जिससे वो गैस ही ना रहे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये कुछ लिमिटेशंस है हमारी एनरीज लॉ की, ये कुछ एप्लीकेशंस है। ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, मैं दोबारा से आपको कहूंगा कि अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो आप अपने साथियों को इसको शेयर करेंगे और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए